अपन ये कर रहे थे रिएक्टेंट वाला ग्राफ केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। तो इसमें लास्ट में ना वीडियो अपने आप ही बंद हो गई, पता ही नहीं चला। तो मैं इंस्टेंटेनियस नहीं बता पाई। तो मैंने ये तो बता दिया था कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसके बराबर बताता है, हाइपोटेन्यूज यानी कि स्लॉप के बारे में। तो वो अपने पास क्या आ जाएगी, डेल सी बाई डेल टी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। और ये जो माइनस साइन है वो किसके लिए शो कर रहा है कि डाउन द जैसे टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, तभी तो प्रोडक्ट बनता है ना। अब हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। मान लिया कि जो ए पॉइंट है वो पहले इधर आया, फिर वो इधर आया, फिर वो इधर आया, वो बी पे जाके पहुंच गया, क्योंकि ये अचानक से बढ़ता है या घटता है इंस्टेंटेनियस, मैंने आपको बताया था। तो ए अगर बी पे आ जाएगा तो इसका टेंजेंट ऐसे रो में, ऐसे एक सीधी आर्क में ही लगेगा, निकलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसको क्या बता सकते हैं, ना फाइनल ना इनिशियल, यानी कि डी सी बाय डी टी। अब मान लिया ये बी अगर ए पे आ जाए तो ये भी क्या होगा, डी सी बाय डी टी। अब रिएक्टेंट का निकाल दे तो माइनस साइन, इधर भी माइनस का साइन, दोनों केस में वही आएगा इसमें, इंस्टेंटेनियस। क्लियर। अब हम बताएंगे प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट और ये जो रिएक्टेंट के ग्राफ है ना बेटा, इनको अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। अब मैं बता देती हूँ आपका प्रोडक्ट वाला। अब ये प्रोडक्ट का है मेरे पास, सेम वही, नीचे तो हम क्या ले लेते हैं टाइम, और ऊपर हम ले लेते हैं कंसंट्रेशन। जो अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो टाइम पर मतलब प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के ऊपर से ही हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मान लिया प्रोडक्ट, रिएक्टेंट अगर घट रहा है तो प्रोडक्ट बढ़ा होगा, है ना। अगर रिएक्टेंट घटा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ा है, उसकी कंसंट्रेशन अगर घटी है तो प्रोडक्ट की उतनी तो कंसंट्रेशन बढ़ी होगी टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसका जो ग्राफ है वो अपने पास आ जाएगा ऐसे। और एक ऐसा टाइम आएगा कि रिएक्टेंट कंप्लीट बन जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इक्विलिब्रियम मतलब स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स की तो हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि जिसमें सिर्फ मोशन हो रहा है। तो इस रो के बाद वाला तो पॉइंट हमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट है वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में बन चुका है, यानी कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम हो चुकी है कम्प्लीटली, ठीक है। अब देखो रिएक्टेंट है, सॉरी प्रोडक्ट है, ठीक है, बढ़ रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है, ठीक है। मान लिया मुझे यहाँ पे निकालना है इस वे से, यहाँ पे अगर मैं निकालती हूँ, छोटी छोटी जगह से भी ऐसे निकाल सकती हूँ मैं, यूं यूं करके कैसे भी निकाल सकती हूँ, मैं कंप्लीट निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरे पास टाइम कंसंट्रेशन है वो मैंने ले ली C2, क्लियर, सॉरी C1, और ये मैंने ले ली C2, कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो फाइनल वाली ऐसे बढ़ेगी, ठीक है। और ये जो पॉइंट था, यानी कि इसके ऊपर अपने पास ये थी, अपने पास कंसंट्रेशन इसकी है C2 और यहाँ पे है C1। ये जो टाइम है इसके ऊपर, यानी कि C1 पे तो रहा होगा टाइम कितना, T1, और ये रहा होगा T2। इसको मैंने ऐसे मिला दिया, ये मेरे पास सेम वही आ गई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर को कैसे निकालूंगी, फाइनल माइनस में इनिशियल यानी कि C2 माइनस में C1, बेस को फाइनल माइनस में इनिशियल यानी कि T2 माइनस में T1। मैं इसको डेल C बोल सकती हूँ, मैं इसको डेल T बोल सकती हूँ। तो ये अपने पास आ जाएगा स्लॉप, इसको मैं बोल सकती हूँ कि डेल C बाय डेल T इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, यानी कि टेंजेंट थीटा के बारे में, स्लॉप के बारे में बताता है। अब अगर ये ग्राफ प्रोडक्ट का है तो इस केस में इसके आगे अपने पास साइन क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के आगे प्लस डेल C बाय डेल T, क्लियर। अब अगर मैं सेम इस पे इंस्टेंटेनियस वाला पढ़ूँ तो ये पॉइंट मेरे पास A है, ये B है, तो A अगर B पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, तो इंस्टेंटेनियस एक लाइन पे क्या इनिशियल क्या फाइनल, इसका कुछ नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा डी सी बाय डी टी, और ये भी प्रोडक्ट का है तो पॉजिटिव साइन। अगर ये B अगर A पे पहुंच जाता है तो इसका भी क्या आएगा डी सी बाय डी टी, और इसके आगे भी पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है। तो ये अपने पास था ग्राफ प्रोडक्ट का। अब मैं निकाल रही हूँ कंप्लीट रिएक्शन का, जिसमें अपने पास हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों को ही शो करेंगे। तो इधर अपना टाइम था, इधर अपनी कंसंट्रेशन थी, और ऊपर वाले में प्रोडक्ट वाले में मैं बता चुकी हूँ ना, इसके बाद हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ये कंप्लीट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल चुका है, यानी कि कोई भी रिएक्शन हो ही नहीं रही, रिएक्शन स्टेबल हो चुकी है। तो स्टेबल को तो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो अब अपने पास आता है, यहाँ पे हमने ले लिया टाइम, इधर ले लिया कंसंट्रेशन। तो टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है, एंड अप्रोचेज टू जीरो, और
प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होने लग जाती है, बढ़ना स्टार्ट कर देती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है प्रोडक्ट तो बढ़ेगा और रिएक्टेंट घटेगा। तो मैं यहाँ पे रिएक्टेंट लिख देती हूँ ताकि समझ में आ जाए, और इधर मैं प्रोडक्ट लिख देती हूँ। ठीक है, ये मैं बता चुकी इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। इसका था माइनस में dc/dt इंस्टेंटेनियस, और वैसे एवरेज में माइनस में डेल सी बाई डेल टी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और इसका प्रोडक्ट में पॉजिटिव आ जाता है तो ये प्लस डेल सी बाई डेल टी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब मुझे ये पॉइंट बताना था। तो देखो, जब ए बी में बदला, कोई भी रिएक्टेंट जब बी में प्रोडक्ट में बनता है, यानी कि जब आर रिएक्टेंट प्रोडक्ट पी में बदलता है, तो मान लिया आर की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था, जब कोई भी रिएक्शन हुई नहीं थी, तो कंसंट्रेशन इसकी थी 4। तो जब रिएक्शन ही नहीं बन रही तो इसकी क्या होगी, 0 प्रोडक्ट की। अगर मान लिया कंसंट्रेशन इसकी 1 घटी है, 3 आ गई, तो जितनी घटी है उतनी तो इसकी बढ़ती है, इसकी कितनी आ जाएगी, 1। जब इसकी 2 रही होगी तो इसकी भी कितनी रही होगी, 2। जब इसकी 1 रही होगी तो इसकी रही होगी 3, और जब इसकी 0 रही होगी तो इसकी क्या बन गई होगी, 4। यानी कि ये जो पॉइंट अपने पास इक्विलिब्रियम आया ना, यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 4 बन चुकी है, बिल्कुल कंप्लीट। रिएक्टेंट तो घट चुका है 0, और प्रोडक्ट बिल्कुल ही अपने पास कहाँ आ चुका है, 4 पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना एक पॉइंट आता है कि कंसंट्रेशन जब रिएक्टेंट की 2 होती है ना, तो वहाँ पे प्रोडक्ट की भी 2 है। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, और वो पॉइंट अपने पास ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेटेड पॉइंट। ठीक है, ये हम इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की है वो दोनों ही क्या है, इक्वल, इसलिए ये इसको क्रॉस कर रहा है। अब क्वेश्चन अपने पास आता है, क्या ये क्रॉस करना जरूरी है, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। मान लिया मेरे पास रिएक्टेंट आर था, इसको मैंने प्रोडक्ट में बदल दिया, मैंने टी 0 पे, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, सी, और इसकी थी 0, इसकी C1 और इसकी थी C0। ठीक है, सॉरी C4 थी, और मेरे पास टाइम टी के ऊपर 1 के ऊपर, यानी कि मैं इसकी कंसंट्रेशन मान लिया 3 ले लूँ, 1 घट गई तो इसकी 1 बढ़ी होगी। तो इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ यहाँ पे इसके बेस पे, तो यहाँ पे मेरे पास है टाइम, इधर मेरे पास कंसंट्रेशन है, तो ये तो बड़ी है, प्रोडक्ट तो बड़ा है। देखो 1 का, इधर मैंने 1 पॉइंट ले लिया, इधर मैंने 2 3, इधर मैंने ले लिया 1 2 एंड 3 टाइम पे, और ये 4। ठीक है, ये 4 से घट चुका है कितने पे, 4 से आ चुका है 3 के ऊपर, तो 4 से ये आ चुका है, ठीक है, 3 पे, यहाँ पे, और यानी कि यहाँ पे 3 3, और ये 1 से किस पे बन चुका है, 0 से बन चुका है 1 पे। ठीक है, तो ये ग्राफ अपने पास यूँ और यूँ आ जाएगा। क्या ये यहाँ पे क्रॉस हुआ है क्या, नहीं, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि मैंने इतनी सी रिएक्शन करवा के वहीं पे रिएक्शन को स्टॉप कर दिया, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज आगे होने वाली नहीं है, तो हो गई नहीं, तो बराबर पॉइंट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं, लाइन्स है अपनी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, क्रॉस कर भी सकती है और नहीं भी, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब अपने पास आते हैं नेक्स्ट टॉपिक को करवाने से पहले ना, मैं नेक्स्ट वीडियो ही स्टार्ट करूँगी, अभी नहीं, या फिर ये वाले पॉइंट तो बता ही देती हूँ, इसमें ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, 8 मिनट समथिंग की हुई है। तो मेजरिंग ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्शन रेट को मेज़र करना क्यों ज़रूरी था, क्या ऐसी चीज़ें थी जिसको हम यूज़ करके मतलब बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो चुकी है। तो इसमें हम ये फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, इनको अगर हम स्टडी कर लें, मतलब किसी भी रिएक्शन के अंदर हम इनमें से किसी भी चीज़ को पकड़ लें, तो हमें पता चल जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन हुई है। सबसे पहले, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब रिएक्शन वहाँ पे हुई है। कि मान लिया कोई रिएक्टेंट 4 कंसंट्रेशन में था, और वो अब घट के रिएक्शन होने के बाद सिर्फ 3 कंसंट्रेशन रह गया, और प्रोडक्ट 1 कंसंट्रेशन बन गया, तो मतलब रिएक्शन हुई होगी, तभी तो बना है। दूसरा, कलर चेंज, मान लिया मैंने एक बीकर में कॉपर सल्फेट ले लिया, उसके अंदर आयरन की नेल डिप कर दी, वो कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो जाएगा आयरन सल्फेट में, और कॉपर बाहर निकल जाएगा, तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो ग्रीन में बदल गया, कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, तो कलर चेंज हुआ, मतलब रिएक्शन हुई है। टाइट्रेशन, मतलब ब्यूरेट ले ली मैंने, ऊपर हम बेस डालते हैं, नीचे हम एसिड लेते हैं, तो इसके अंदर मैं बेस मिलाती रहूँगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि एसिड की तो कंसंट्रेशन कम रह जाएगी और बेस की बढ़ती जा रही है, तो जो सॉल्यूशन है उसकी टाइट्रेशन में क्या हो जाएगा, पीएच वैल्यू से हम पता कर लेंगे कि वो अब एल्कलाइन हो चुका है। ठीक है, वॉल्यूम चेंज,
कि जैसे मान लिया मेरे पास मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन को 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ में वाटर देता है। होना तो चाहिए 3 मॉलिक्यूल, क्यों? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिलके कितने बने? 3, और यहाँ पे बन रहा हमारे पास सिर्फ 2, तो देखो वॉल्यूम में चेंजमेंट हुई ना। तो हम ऐसे ही बता सकते हैं कि रिएक्शन हुई है। प्रेशर चेंज, मान लिया कोई रिएक्शन है, उसको हमने करवाने के लिए CO2 गैस अप्लाई कर दी। अप्लाई करने के बाद मुझे कोई गैस मिल रही है, उसके अंदर से Cl2 बाहर निकल रही है, तो दोनों गैसेस पे अलग अलग प्रेशर अप्लाई होगा ना, तो इस प्रेशर को भी देख के हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, कि जब भी हम किसी भी उसके अंदर सॉल्यूशन ले लें, इलेक्ट्रोलाइट का कोई भी सॉल्यूशन ले लें, और उसके अंदर जब हम रोटेशन मतलब उसके ऊपर पोलराइज लाइट डालते हैं, अगर वो सॉल्यूशन लीवो रोटेटरी कर रहा है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, कुछ क्लॉकवाइज यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी कर देते हैं, तो मतलब ऐसे चेंज हो जाए कि पहले तो बिना रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट लीवो रोटेटरी रोटेशन कर रहे थे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कर रहे थे, रिएक्शन होने के बाद वही सॉल्यूशन अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी कर रहा है, मतलब सॉल्यूशन चेंज रहा होगा तभी तो उसकी रोटेशन है वो अलग अलग हो गई। फिर है चेंज इन पीएच ऑफ सॉल्यूशन, कि मान लिया मैंने कोई 2 बीकर में अलग अलग एक एसिड लिया था, एक बेस लिया था, दोनों को मिला दूँ मुझे सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। अब उसकी पीएच क्या हो चुकी है? चेंज, यानी कि उसके अंदर रिएक्शन हो चुकी है। तो ये अपने पास कुछ पॉइंट्स थे जिनको हम नोटिस करके बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई। ठीक है।